Today we discuss about continuity and discontinuity of the functions. Continuity and discontinuity of the functions. So there are four conditions for checking the continuity of the function. There are four conditions for checking the continuity of the function. उसमें function at x is equal to a, x is equal to a पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की फोर कंडीशन है. नंबर वन, अगर आप कंडीशन नंबर वन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx शुड एग्जिस्ट. कंडीशन नंबर टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx शुड एग्जिस्ट. कंडीशन नंबर थ्री fa शुड एग्जिस्ट. एंड कंडीशन नंबर फोर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू fa शुड अगर तीनों इक्वल होने चाहिए. इफ ऑल दीज फोर कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली satisfied, then we can say f is continuous at x is equal to a. यहाँ पर a is a constant and a is a value. So अगर जीरो पे if we have to check the continuity at x is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and other constants b, c, then we have to put b, c and the values instead of a. In these conditions, then we check the continuity of a function at their value. Okay? अच्छा, अब ये कंडीशंस हैं कंटिन्यूटी चेक करने की. लेकिन अगर ऐसा हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा गिवन ही है, चेक करने का नहीं है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो क्या होगा? तो फिर हम लोग ये जो है ना, ये तीनों जो इक्वल है, फोर्थ कंडीशन जो है ना, उसका यूज करेंगे. बोलो सेट, याद रख लो. इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, it is given that the function is continuous, then always we use this condition. Limit x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx is equal to fa. हम इसका यूज करेंगे. ठीक है? अच्छा, तो ये कंटिन्यूटी चेक करने की एंड कंटिन्यूटी गिवन हो तो क्या करने का, उसका मैंने डिस्कशन किया हो. ओके, चलो वो तो आप सबको क्लियर हो गया. एनी क्वेश्चन? आपको कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, अब आप सबको है ना एमसीक्यू के लिए देखो, ये सब कुछ बुक में प्रूफ करके दिया हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ों में हम जाएंगे तो थोड़ा हैवी प्रिपरेशन, इतना सारा लेंथी हो जाएगा सब. इसीलिए उसका जो कंक्लूजन है, समरी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि सारे जो भी फंक्शंस सारी वैल्यूज के लिए, उनके डोमेन की कोई भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है फंक्शन. ऐसे फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन. याद रख लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है या आर की कोई भी वैल्यू के लिए. देखो मैंने आपको सेट ऑफ नंबर्स पढ़ाया, nzqrc सेट ऑफ नंबर पढ़ाया. अच्छा, nzqrc में मैंने बोला था कि c में आंसर लाना. c सबसे बिगेस्ट सेट है, बिगेस्ट नंबर ऑफ सेट है. अच्छा, c का हमने स्टडी किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लेसन में, चैप्टर 5 11 स्टैटिक. लेकिन C में आंसर लाना 12th के एंड तक हमारे सिलेबस में ही नहीं है.
हमने चैप्टर पढ़ा उसमें बराबर था, चैप्टर 5 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही चैप्टर था उसमें बराबर था कि हम लोग सी में आंसर लाते थे, लेकिन इसके अलावा सी में आंसर लाना हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे लिए अब सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, एन जेड क्यू आर हुआ, ठीक है। आर का नाम क्या है बका, सेट ऑफ रियल नंबर से। अच्छा, तो आर हमारे लिए सबसे बिगेस्ट सेट है, तो आर की कोई भी वैल्यू के लिए बका, आर की कोई भी वैल्यू के लिए अगर तुम चेक करो कोई भी वैल्यू आर के करो, अब बहुत करोड़ सौ वैल्यू आएगी आर में, है ना। खाली बिकॉज सिर्फ 0 एंड 1 के बीच में इतनी सारी वैल्यू है ना कि इतनी सारी वैल्यू है कि द वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 का जो सेट होता है ना वो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, समझे। इनफाइनाइट सेट है मतलब हम उसके मेंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, समझे। अच्छा, तो बता देखो आर के अंदर बहुत सारी वैल्यू आएगी, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 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 कंटीन्यूअस है आर, याद रखो। दूसरा है बता, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शंस, all the polynomial functions are always continuous function, all the polynomial functions are always continuous function, okay। तो all the polynomial function है x raised to x। अच्छा, मैंने आपको है ना वो continuous function के अरे polynomial algebraic functions, polynomial function भी कहते हैं algebraic function भी कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को algebraic function के लिए बोला था अब्बा कि जिसके अंदर बका वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होता है, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट है ना, वो सारे के सारे कौन से फंक्शन से बका, अलजेब्रिक फंक्शन से। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स में क्या आएगा, तो x क्यूब है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, समझे ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो जिसमें बका वेरिएबल बेस में है, ठीक है ना, बेस में वेरिएबल, देन अलजेब्रिक फंक्शन। तो बेस का b लिया मैंने, अलजेब्रिक का a लिया, तो ab मतलब अब्बा याद रखने को बोला मैंने, बा या अब्बा याद रख सकते हो आप लोग, ba याद रख सकते हो, ab याद रख सकते हो कि अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर बेस में वेरिएबल होता है। हम बका वेरिएबल को देखेंगे, मैंने बार-बार आपको बताया कि हमेशा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर वेरिएबल, तुम हमेशा वेरिएबल को देखोगे बका, और अकेले x को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल 3 लेने हैं हमेशा आपसे, हमेशा वेरिएबल हम लोग 3 लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल के लिए हम ये x का यूज करते हैं एज अ सेकंड वेरिएबल, y का यूज करते हैं एज अ थर्ड वेरिएबल, z का यूज करते हैं थर्ड वेरिएबल पे z लेते हैं। अच्छा, अकेले x को वेरिएबल कहते हैं, x के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी आए तो वो फंक्शन बन जाता है। तो अब आप सबको है ना बता, x वेरिएबल है, माइनस x फंक्शन है, x के आगे पीछे ऊपर नीचे, x के ऊपर 2 आ गया तो अलजेब्रिक फंक्शन है, x के ऊपर 10 आ गया तो अलजेब्रिक फंक्शन है, 10 के ऊपर x आया तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये। इसके अंदर क्या होता है बता, देखो इसका उल्टा है, x रेज़ टू a अलजेब्रिक फंक्शन है, a रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो a रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बराबर। a रेज़ टू x क्या है बता, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल होता है, तो कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल है, बराबर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, ये सारे फंक्शन, दूसरा कि इसके अंदर है ना ये सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू k, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट वाला अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, थर्ड नंबर पे ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, देखो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है 6, तो 6 सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। फिर ये फोर्थ नंबर के अंदर ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बोलो ये सारे कौन से फंक्शंस है बता, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोग काउंट करो ये कितने फंक्शन हुए, कितने हुए देखो, है ना, हाँ ये 6 सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है बता, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल सोचो, fx इज इक्वल टू 5, देखो बता इधर राइट साइड के ऊपर x है ही नहीं, तो है ना क्या हुआ कि ये कांस्टेंट फंक्शन मतलब नफट फंक्शन होता है, नफट जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती, जैसे कि बता fx इज इक्वल टू 10 है, इधर बता x है ही नहीं, राइट हैंड साइड के ऊपर x ही नहीं है। अगर आपने इधर x के बदले 100 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, f100 इज इक्वल टू k, x के बदले आपने 1000 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, f1000 इज इक्वल टू k, x के बदले आपने 1 करोड़ रख दिया तो f1 करोड़ इज इक्वल टू k, मतलब k को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड वही रहती है। देखा आपने, मैं x की वैल्यू डिफरेंट ले लूं तो समझ रहे हो ना,
हाँ, x की वैल्यू डिफरेंट लेने से राइट हैंड साइड को कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब वो फिक्स रहती है। वो कैसी रहती है? फिक्स। अगर कोई चीज फिक्स हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? आंसर तो दो। कोई चीज फिक्स है तो क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल देंगे ना। फिक्स होता है उसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। समझ लिया अभी आपने? अच्छा, fx x raised to n है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बराबर कि नहीं? अच्छा, वन सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6, 6 + 6 कितना? 12, 12, 12 + 2 14 हो गए। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा हुआ बका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा मैंने। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन देयर डोमेन, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ बका डोमेन R होता है। देखो बका, ये जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसके डोमेन R है, लेकिन है ना खाली 10 में है ना, 10 में 10 इज x = sin x / cos x होता है। उसमें cos x जो है ना वो डिनोमिनेटर में आता है। बोलो, cos x जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर cos 0 हो जाए तो 10 नॉट डिफाइंड होता है, और हम किसी भी फंक्शन को नॉट डिफाइंड नहीं होने देते, ठीक है ना? तो इसीलिए है ना sin, cos, tan, cos x, sec and cot ये सबके डोमेन के अंदर R आता है। सबके डोमेन में कौन आता है? R आता है। लेकिन इसमें cos डिनोमिनेटर में है, इसमें sin है, इसमें cos होता है डिनोमिनेटर में, इसमें sin होता है। समझे ना? तो ये दोनों में जो डिनोमिनेटर में cos फंक्शन है, तो cos के जीरोस को, मतलब cos की वैल्यू जब 0 होती है तो उसको cos का 0 कहते हैं। cos के जीरोस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे r में से, और ये दोनों के अंदर sin डिनोमिनेटर में आता है। जो sin डिनोमिनेटर में है तो उसको 0 नहीं होने देते, इसीलिए r में से sin के जीरोस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी सबके डोमेन में r तो होता ही है, बराबर है? अच्छा, तो इसका भी मैंने आपको डोमेन एंड रेंज जो है ना वो अभी चैप्टर 2 में टेबल आता है, उसके अंदर आता है। इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बका, तो इसका डोमेन r है, इसका डोमेन r प्लस है। तो ये अच्छा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर एक बात और बता दूं, fx = mod x। मॉड्यूलस फंक्शन भी ऑलवेज कंटीन्यूअस ऑन r होता है। एंड 8 नंबर में fx = x, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलो? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन r होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शंस होता है। ये 8 फंक्शंस ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं, ओके? अच्छा, फिर साइनम फंक्शन है बका इधर। अब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का मैं लिस्ट बना दूं। ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में साइनम फंक्शन आता है, एंड दूसरे सेकंड नंबर में बॉक्स फंक्शन, फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। ये 4 फंक्शन जो है ना बका, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शंस के अंदर आते हैं। always continuous function on their डोमेन, ओके? अच्छा, ये जो है ना बका, ये कंडीशंस हैं, इतनी जो है ना ये कंडीशंस हैं फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस हैं। अच्छा, ये दो जो हैं, अरे ये 4 हो गए, मैं 2 क्यों कहता हूं? ये जो 3 फंक्शन है बका, ये जो 3 फंक्शंस हैं, बॉक्स फंक्शन, फ्लोर फंक्शन ने सीलिंग फंक्शन, ये तीनों का आंसर है ना इंटीजर वैल्यू होता है। तीनों का आंसर हमेशा इंटीजर होता है। तो इंटीजर होता है ये तीनों का आंसर। जैसे 2.3 का बॉक्स हो तो उसका आंसर होगा 2। 2.3 का फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर 2.3 है, इसको फ्लोर x बोलते हैं, इसको बॉक्स x कहते हैं, इसको फ्लोर x कहते हैं। अच्छा, ये 2 फंक्शन जो है ना उसका ये जो है ना ये दोनों दिखते डिफरेंट है, मतलब देखने में डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें भी छोटा, ये दोनों में स्मॉल इंटीजर को आंसर में लेते हैं। फ्लोर फंक्शन एंड बॉक्स फंक्शन दोनों में, याद रखते हो ना, दोनों में स्मॉल इंटीजर आंसर में आता है। अच्छा, इसके अंदर बिगर इंटीजर आता है। जैसे 2.3 किसके बीच में है? 2.3 कौन से दो इंटीजर के बीच में है? 2 और 3 के बीच में।
तो 2.3 का बॉक्स एंड फ्लोर होगा ना, तो ये दोनों का अगर 2.3 का बॉक्स है, 2.3 का फ्लोर है, तो उसका आंसर 2 आएगा। 2.3 का सीलिंग फंक्शन है तो उसका आंसर 3 आएगा, लेकिन आंसर आता है इंटीजर वैल्यू, समझे ना। इसीलिए ये इंटीजर्स की जब जरूरत हो, ओनली इंटीजर्स की जरूरत हो, ठीक है ना, फ्रैक्शंस की जरूरत नहीं है, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको मतलब तब इसका यूज होता है। तो ये जो 3 है एंड साइनम फंक्शन है। अच्छा, साइनम फंक्शन है ना 0 से, ये जो 0 से बिगर वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटीन्यूअस है, x लेस देन 0 के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन है, सिर्फ 0 पे डिसकंटीन्यूअस है। साइनम फंक्शन कहां पर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है? 0 पे। अच्छा, दूसरी बात कि सब लोग कंटिन्यूटी जो है ना वो हमेशा ऐसी वैल्यू पे चेक होती है, कंटिन्यूटी हमेशा ऐसी वैल्यू पे चेक होती है जो वैल्यू के आगे फंक्शन सेपरेट होते हैं। जैसे कि बका हम लोग इधर से जा रहे हैं, हम लोग इधर से बड़ौदा जा रहे हैं, अगर हमने प्रांतिज में स्टैंड किया, कहीं पर भी हम स्टैंड नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस ही रहते हैं, तो कहीं पर भी हम खड़े ही नहीं रहते, रुकते नहीं है, ब्रेक नहीं करते, तो फिर कंटिन्यूटी चेक करने की बात नहीं आती उधर, समझे ना, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस ही रहा। फिर खड़े रहे, अगर ब्रेक किया हमने, स्टैंड किया, तो वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि फिर वहां से निकले कि नहीं, है ना, वहां से डिपार्ट हुए कि नहीं। तो ये जो है मतलब कंटिन्यूटी फंक्शन जो वैल्यू पे सेपरेट होता है, जैसे कि इधर x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है तो fx का आंसर +1 है, x इज इक्वल टू 0 है तो fx का आंसर 0 है, x इज लेस देन 0 है, x नेगेटिव है तो fx का आंसर -1 है। तो fx के 3 आंसर है, याद रखो fx के 3 आंसर है, +1, 0 एंड -1। उसमें +1 क्या इंडिकेट करेगा? पॉजिटिव साइन, 0 जो है वो न्यूट्रल है, -1 क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव साइन, समझे ना। इसीलिए इसको साइनम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, -1 क्या होता है बता, जैसे -x है तो आप लोग लिख सकते हो -1 × x, -x है तो आप लिख सकते हो -1 × x, तो माइनस को -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो कहने का मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? साइन इंडिकेट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइनम फंक्शन कहते हैं। अच्छा, 0 से फंक्शन सेपरेट हुआ, देखो 0 से बिगर वैल्यू के लिए +1 आंसर है, 0 के लिए 0 है, 0 से स्मॉलर वैल्यू के लिए -1 है, तो 0 से सब सेपरेट होता है, पता चला कि नहीं? इसलिए यहाँ पर 0 पे कंटिन्यूटी चेक होगी और वहां पर चेक करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, इस तरह से बता यहाँ पर 2 पे चेक करोगे, समझे ना। मान लो कि 2 से बिगर वैल्यू के लिए आंसर 2 आएगा, 2 से स्मॉलर वैल्यू का बॉक्स लोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। मैंने बोला ना 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो उसका बॉक्स क्या होता है? 1 होता है, स्मॉल इंटीजर होता है, बोला कि नहीं बोला? अच्छा, तो 2 पे की चेक करना है आपको, तो 2 पे चेक होगा, 2 की राइट साइड के लिए चेक होगा, 2 की लेफ्ट साइड के लिए चेक होगा, समझे ना। तो आंसर डिफरेंट आते हैं, ये तीनों इक्वल आते नहीं है उसमें, पता चला कि नहीं। इसलिए इंटीजर वैल्यू पे ये सारे फंक्शन कैसे हैं बका? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो आपको क्या याद रखना है? डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, और एक और फंक्शंस ऐसे हैं जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ये 0 पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये है ना डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है। ओके, अच्छा, ये सारे फंक्शन जो है ये इंटीजर, ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो डिसकंटीन्यूअस, ऑलवेज discontinuous at integer at all integer values। ओके, बराबर। तो ये आप सबको याद रख लेना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसा है कि अगर 2 फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इफ 2 फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन देयर एडिशन इज कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्शन इज कंटिन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, डिवीजन इज कंटिन्यूअस, कंपोजिशन इज कंटिन्यूअस, स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, क्यूब इज कंटिन्यूअस, ऑल द थिंग्स एटसेट्रा कंटिन्यूअस होता है।
ओके, तो ये कंटिन्यूटी का थियरी आप सबको याद रख लेना है। ओके, एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to 5x minus 3 and we want to check the continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। अब देखिए बका इसके अंदर है ना, तो fx is equal to 5x minus 3 and x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस चेक करना है। पहला फर्स्ट, तो आप लोगों को है ना 3 कंडीशंस इसमें मैंने बता दी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx शुड एग्जिस्ट। 0 प्लस 0 माइनस फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एंड f0 ये फाइनल है। बता, ये फाइनल है कि जो मैंने आपको इधर 4 कंडीशंस बता दी, मैंने 4 कंडीशंस जो आपको दिखा दी है, वो 4 कंडीशन कंपलसरी आप सब जगह पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फॉलो करोगे। बस फाइनल फिक्स है, लाइफ टाइम। कैसा? लाइफ टाइम। खाली सिर्फ आपको ऐसा है कि अगर ये जो fx है वो एक सिंगल दिया हुआ है, तो ये राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो मिक्स में फाइंड कर सकते हो, मिक्स में फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों का fx सेम है और ये वैल्यू भी सेम होगी 0, खाली पीछे प्लस है तो वो तो राइट हैंड लिमिट इंडिकेट करता है, पीछे वाला माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है। बट द आंसर, अगर fx चेंज है, fx अगर डिफरेंट है तो ही ये दोनों का आंसर डिफरेंट आ सकता है, अदरवाइज सेम आएगा। इसीलिए जब हमें fx एक सिंगल दिया हुआ है, सिंगल fx दिया हुआ है, तो हम लोग ये दोनों को कंबाइन फाइंड कर लेंगे, मतलब प्लस माइनस लिखे बिना कॉमन लिमिट फाइंड कर लेंगे। समझे? कब ऐसा करेंगे? fx हमें सिंगल दिया हुआ है तब। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं कि fx सिंगल हो कि ना हो वो कैसे पता चलेगा आपको। तो fx सिंगल है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो मैं आपके सामने अभी एक सम लिख रहा हूं 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का, ठीक है। अब जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप लोग देखो कि आपको fx दिए हैं, डिफरेंट fx दिए हैं। एक fx है मोड x प्लस 3, एक fx कौन सा है बोलो? मोड x प्लस 3 है, और उसके पीछे कंडीशन लिखी हुई है x लेस और इक्वल माइनस 3 लिखा हुआ है। दूसरा fx है माइनस 2x, तीसरा fx है 6x प्लस 2। अच्छा, माइनस 2x एंड 6x प्लस 2 है। दूसरे में x का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 3 एंड 3 के बीच में, एंड थर्ड नंबर में x ग्रेटर देन और इक्वल 3 दिया हुआ है। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल 3, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 3 है तो हम लोग 6x प्लस 2 का यूज करेंगे, हम इसको लिख देंगे। इफ x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू माइनस 3 एंड 3 के बीच में है तो हम लोग माइनस 2x को लिख देंगे। इफ अगर x का वैल्यू लेस और इक्वल माइनस 3 है तो हम लोग मोड x प्लस 3 का यूज करेंगे। तो हियर fx आर सेपरेटली गिवन है। और देखिए बता कि अगर x का वैल्यू माइनस 3 से कम है
मैं आपको एक नंबर लाइन लिख के ये समझा रहा हूं, एक नंबर लाइन लिख दूं, यहां पर मैं लेता हूं -3, फिर x की वैल्यू -3 से कम है, ये पोर्शन होगा आपका x लेस और इक्वल -3 वाला, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी मैंने क्या बोला, इधर के fx एक ही दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर fx एक ही दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये दोनों को लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस को कंबाइन फाइंड कर देंगे, क्योंकि वो दोनों का आंसर हमेशा 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 इक्वल ही होगा, हमेशा 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 इक्वल ही होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, कंबाइन फाइंड कर लेंगे। अब देखो इधर बका हमें fx कितने दिए हुए, 3 है, देखो 3fx है ना, 3 है fx, चलो 3fx है। पहला fx जो है वो -3 से कम वैल्यू के लिए है कि भाई x की वैल्यू अगर -3 से कम है तो उसमें हम लोग फर्स्ट fx का यूज करेंगे। अच्छा x की यहां पर कौन सा fx आएगा, तो mod x प्लस 3, चलो -3 लेस देन x लेस देन 3 के लिए कौन सा fx आएगा, -2x, फिर उसके बाद 3 ये पोर्शन आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल थी। पहले तो नंबर लाइन पे आप लोग देख लो, यहां पर अगर -3 है तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें x का वैल्यू -3 से कम होगा, -3 हो सकता है। अच्छा ये जो है ना, ये जो रीजन है इसमें x का वैल्यू जो है वो -3 से 3 के बीच में होगा, -3 से 3 के बीच में होगा, और ये रीजन के अंदर x का वैल्यू कैसा होगा, हाँ 3 से बिगर होगा। अच्छा x का वैल्यू अगर -3 से 3 के बीच में है तो हमारा आंसर क्या होगा, बोलो -2x होगा, और इधर क्या आंसर होगा, बोलो 6x + 2 होगा। तो fx आर सेपरेटली गिवन है, समझे ना? अच्छा अब देखो हमें कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी हम हमेशा fx जो वैल्यू पे सेपरेट होते हैं वहां पर चेक करेंगे, इधर -3 पे चेक होगा एंड 3 पे चेक होगा, ठीक है ना? -3 पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक होगी एंड 3 पे होगी। मैंने पहले ही बोला आपको कि जहां पर हम लोग स्टैंड करते हैं, अगर स्टैंड करते ही नहीं है, कंटीन्यूअस है, तो कोई चेक करने की बात ही नहीं आती, समझे ना? चेक करने की बात ही नहीं आती, ओके? तो वो चेक करने की कोई बात नहीं आती। अगर हम लोग है ना, चेक करने की कोई बात नहीं आती, लेकिन अगर हम स्टैंड करते हैं तो वहां पर हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ओके? चलो अब मैं आपको सम करवा देता हूं। तो इधर बका 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx ने f0 फाइंड करना पड़ेगा, ओके? तो बका लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx हो, तो हमारा fx इधर फिक्स है 5x - 3। अब देखो बका इधर ये लिमिट का सम हो गया, ये सब लिमिट का हो गया, लिमिट के सम के लिमिट चेक करने की हमारे पास एक सिस्टम है कि लिमिट के अंदर सबसे पहले आप चेक करो कि डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है। लिमिट के अंदर हमेशा बका डिनोमिनेटर को चेक करना है। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, dnz then limit finish, dnz then limit finish। तो अगर डिनोमिनेटर नॉट 0 है तो लिमिट फिनिश हो जाएगा, बोलो डिनोमिनेटर नॉट 0 है तो लिमिट फिनिश हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट 0 then लिमिट फिनिश हो जाएगा। तो इधर बका हम लोग x की वैल्यू को लिमिट x टेंड्स टू 0 + 5x - 3 फाइंड करना है, उसका डिनोमिनेटर 1 है, नॉट 0 है, तो हम लिमिट को रिमूव करके x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें -3 आंसर मिलेगा। अच्छा फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू है 5x - 3, इधर भी डिनोमिनेटर 1 है, नॉट 0 है, तो हम लोग है ना, डिनोमिनेटर नॉट 0 है तो हम लिमिट को रिमूव करके वैल्यू पुट कर देंगे तो -3 आएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर fx इस तरह से एक सिंगल दिया हुआ है तो हम ये दोनों को कंबाइन फाइंड कर लेंगे हमेशा, है ना, ये दोनों को हम हमेशा कंबाइन फाइंड करेंगे, समझे ना? तो यहां पर दोनों का आंसर कैसा मिला, हमें इक्वल मिला, जो हमेशा इक्वल मिलेगा। चलो f0, अब देखो बका f0 कैसे फाइंड हो सकता है, तो fx = 5x - 3 है आपके पास, उसके अंदर बका x के बदले 0 पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 5 × 0 - 3 मतलब ये -3 मिला। तो बोलो ये तीनों का आंसर कैसा मिला हमें, हाँ ऑल द 3 आर
इक्वल है, hence we can say f is continuous at x is equal to 0. ओके भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx is equal to limit x tends to 0 minus fx is equal to f0 अगर therefore f is continuous at x is equal to 0. ओके, अब देखिए बका, इसी तरह से 5.1 का फर्स्ट इक्वेशन है ये, जिसमें हम लोगों को fx is equal to 5x minus 3 है, fx is equal to 5x minus 3 है एंड x is equal to minus 3 पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। अब मैंने बोला कि सिंगल fx हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि हम लोग है ना, हम लोग लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को कंबाइन फाइंड कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx फाइंड कर देंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx फाइंड कर देंगे, f-3 को फाइंड कर देंगे। ओके, चलो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx फाइंड करेंगे, f-3 फाइंड करेंगे। अब देखिए बका, fx का वैल्यू मैं पुट कर दूं इधर, तो लिमिट हमें मिलेगा वी गेट लिमिट x टेंड्स टू -3 5x -3। अब लिमिट x टेंड्स टू -3 5x -3, यहां पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 है। बोलो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 है तो क्या होगा बोलो? हाँ, आप सब लोग आप एक बार बोलो मेरे साथ, लिमिट को रिमूव करके x का वैल्यू पुट होगा, डिनोमिनेटर नॉट 0 देन लिमिट फिनिश। बोलो बोलो डिनोमिनेटर नॉट 0 देन लिमिट फिनिश। अब देखिए बका, तो 5 into -3 तो इसका आंसर कितना मिला हमें? -18। चलो f-3 इक्वल टू क्या होगा? f-3 क्या होगा बोलो ना बका? f गुलाब जामुन क्या होगा? तो f गुलाब जामुन इक्वल टू 5 into गुलाब जामुन -3। अरे समझे ना बका, f क्रिश इज इक्वल टू 5 into क्रिश -3। अगर मैं लेफ्ट साइड में x के बदले क्रिश रखूं तो राइट साइड पे रखना पड़ेगा, वो तो नेचुरल बात है ना, वो तो कंपलसरी है। पता चला ना, f इज इक्वल टू 5 -3। ओके, f इज इक्वल टू 5 -3। अच्छा, तो f-3 इज इक्वल टू 5 into -3 तो इसका आंसर भी क्या मिला हमें? -18। बोलो ये दोनों कैसे मिले? अच्छा, इधर मैंने, अब देखो बका, अगर x टेंड्स टू -3 लेता हूं ना मैं, तो इधर पीछे प्लस या माइनस नहीं लिखता हूं, पीछे प्लस या माइनस इधर ना लिखूं तो समझ लो कि यहां पर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कंबाइन फाइंड हो रहा है। समझे ना, कंबाइन फाइंड हो रहा है, कंबाइन फाइंड हो रहा है। ओके, तो यहां पर बका देयरफॉर हम क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू हमें f3 मिल गया, देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस। बोलो f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। बोलो सिमिलरली इन द सेम वे, यही फर्स्ट क्वेश्चन में एक थर्ड वैल्यू दिया हुआ है 5, x इज इक्वल टू 5। तो बोलो 5 पे चेक करना है तो आप लोग क्या फाइंड करोगे? लिमिट x fx इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे आप? fx इज इक्वल टू 5x -3 x इज इक्वल टू 5। तो इधर क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 5 fx फाइंड होगा, f5 फाइंड होगा। दोनों अगर इक्वल आते हैं तो कंटीन्यूअस, इक्वल नहीं आते तो डिसकंटीन्यूअस। बोलो क्लियर हो गया? हां, तो अटेंशन, we have completed question number 1, sum number 1, and sum number 2 is also done by using the method of question 1. Okay, sum number 1. For sum number 3, functions are given. In question number 3, functions are given, but the point is not given. Point at which we have to check the continuity is not given in question number 3. The first is if fx is equal to, first question is fx is equal to x minus 5. Here point is not given, so we check continuity
continuity at x is equal to c here, तो हम लोग है ना एक अननोन पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर देंगे अगर पॉइंट दिया हुआ है वह यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू भी ले सकते हैं। देखो 5 भी ले सकता हूँ मैं, 1 भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट है ना C, इसीलिए हमने C का यूज किया, मतलब C पे चेक करने का सोचा, थिंक किया। तो उसका रीजन है कि C के बदले कोई भी वैल्यू अगर आती है वहां पर हम खुद भी अगर C की जगह पे कोई वैल्यू को पुट कर देते हैं तो कंटिन्यूटी हम लोग उधर समझ जाएंगे कि वे कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो पॉइंट पे वो वैल्यू पे। तो C पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहां पर वी चेक कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। Discontinuity at x is equal to c. So we have to find limit x tends to c fx here and fc here. We have to find limit x tends to c fx and fc here. Now by putting the value of fx we get limit x tends to c fx के बदले x माइनस 5 पुट कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5 हमें मिलेगा। अब यहां से ये क्वेश्चन दिस सम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कांसेप्ट और मेथड ऑफ लिमिट। ओके, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स ये लिमिट का सम हो गया अभी, तो वहां यहां पर लिमिट का मेथड अप्लाई होगा। उसमें सबसे पहले चेक होगा डिनोमिनेटर 0 है या डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो डिनोमिनेटर 0 है या डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो वो चेक करोगे। तो यहां पर तुम कह सकते हो कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। तो 1 है तो मतलब 0 नहीं है तो हम क्या कर देंगे, बोलो लिमिट को रिमूव करके x की जगह पे लिमिट को रिमूव करके ये जो x का वैल्यू है ना c उसको पुट कर देंगे। बोलो x की वैल्यू c को हम लोग पुट कर देंगे। चलो अब fc के लिए क्या करेंगे, तो मैंने बोला आपको f क्रोनाल इज इक्वल टू क्रोनाल माइनस 5 होगा, एक बंसी इज इक्वल टू बंसी माइनस 5 होगा, तो fc इज इक्वल टू क्या होगा c माइनस 5। अब आप ये दोनों आंसर को देख लो, इक्वल हैं, आप देखो ना ये दोनों को देखो, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हैं। तो बोलो क्या कह देंगे हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, hence therefore f is continuous at x is equal to c, therefore f is continuous at x is equal to c। अब यहां पर बता आप c के बदले कुछ भी वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो तो आप समझ जाओगे। मतलब ये जनरल क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया हमने, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन दिया। ओके, तो अब देखो बका सेकंड क्वेश्चन में fx is equal to 1 upon x minus 5 है, x not equal 5, x not equal 5 उसमें क्यों लिखा है कि x की वैल्यू 5 नहीं है, क्योंकि 5 नहीं ले सकते हम लोग। अगर 5 लेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 5 लेने से 5 minus 5 0 होगा, 1 upon 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अगर नॉट डिफाइंड है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता नॉट डिफाइंड को। इसलिए मैथ्स के अंदर तो देखो इतना याद रखो हमेशा, मैथ्स के बका फंडामेंटल देखो कॉमन निकलता है, कभी राह न देखो, कट होता है पांखें दे दो, क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करो क्या गिवन है क्या फाइंड करना है। मैथ्स में पापा का राज नहीं चलता, मतलब इसके सिंबल है, हाइपोथेसिस है, एक्सियोम्स है, थियरम्स है, वो डेफिनेशंस है, वो सब कुछ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मैथ्स की डेफिनेशन, सिंबल, एक्सियोम्स, थियरम्स सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे, है ना। 7 को 5 कभी नहीं कह सकते है ना, 7 को 5 कह सकते हो, 7 को 5 कह सकते हो, 9 कह सकते हो, 9 को 3 कह सकते हो, नहीं कह सकते ना भाई, वो फिक्स है ना, फाइनल है ना वो। अच्छा कोई चेंज कर सकता है उसको, अरे भाई उसको कोई चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। ओके, तो मैथ्स में पापा का राज नहीं चलता, मैथ्स में पापा का राज नहीं चलता। फिर बका कोई भी नंबर का 0 पावर हमेशा 1 होता है, अकेले x को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल x के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी आए तो फंक्शन बन जाएगा, fx बन जाएगा वो। अच्छा मैथ्स में वेरिएबल को देख के हमेशा सारा मेथड डिसाइड किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, सम सॉल्व किया जाता है वेरिएबल को देख के। किसको,
वेरिएबल को बका। इधर देखो बका, इधर बका है ना x-5 के बदले x-7 होता, क्या फर्क पड़ता मुझे बताओ? कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली 5 के बदले 7 आ जाता। सिर्फ कांस्टेंट को और वैल्यू के डिफरेंट होने से, सेपरेट होने से, उसको अलग करने से बका कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो इधर जो है ना, कहने का मतलब हम वेरिएबल को देख के वेरिएबल को देख के हम लोग हमेशा सम करेंगे। ऐसा फर्स्ट वेरिएबल x का यूज करेंगे, सेकंड वेरिएबल बाय थर्ड वेरिएबल से ऐड होता है। ये सारी बातें फिक्स एंड फाइनल है, तो ये सब कुछ माइंड में सेट कर दो आप लोग। ओके, तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन में fx = 1/x - 5 है, तो उसमें भी c पे कंटिन्यूटी चेक कर दो। x ≠ 5 नहीं लेना है, x का वैल्यू 5 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। तो c के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो 1/c - 5 होगा, है ना, 1/c - 5 होगा ना। हाँ, उसमें बता देखो डिनोमिनेटर चेक नहीं कर सकते क्योंकि x टेंड्स टू c है, x की वैल्यू c है, वो अननोन है, वो हम नहीं जानते। अच्छा, c ≠ 5 ही होगा, अगर x ≠ 5 है तो c भी ≠ 5 लेकर ही ये क्वेश्चन में काम करना है। तो डिनोमिनेटर नॉट 0 होगा, मतलब उसमें वैल्यू ही पुट कर देंगे तो 1/c - 5 आएगा दोनों का आंसर। सो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये सब फॉर्मेलिटी वाले सम है। कैसे फॉर्मेलिटी? अब देखो थर्ड c में देखो fx = x² - 25/x + 5 है। अच्छा, उसका फैक्टराइजेशन करो आप। ऊपर x² - 25 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? x² - 25 का फैक्टराइजेशन x - 5x + 5 होगा। अच्छा, अगर वो फैक्टराइजेशन करो तो नीचे और ऊपर नीचे से क्या कट हो सकता है? x + 5 कट हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो क्या बचेगा? fx = x - 5। ये वाला आ गया, यही क्वेश्चन है, खाली तुमको थोड़ा अलग से दिया हुआ है। fx = mod x - 5, तो fx = mod x - 5 में देखो उसमें है ना बका, हम लोगों को 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। वो मैं समझाता हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हम लोगों को 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो 5 पे कंटिन्यूटी हम उसमें चेक करेंगे, फर्स्ट का, थर्ड का d, ये है एक्सरसाइज 5.1। चलो 5.1 में थर्ड का डी है, fx = mod x - 5 है। सुनना, अब देखो बका मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है कि मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया था, मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, वो यहाँ पर लिख देता हूं कि fx = mod x को मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं एंड mod x = +x होता है कि अगर x हमको पता है, हमको 100% पता है कि x पॉजिटिव है, हाँ हमको 100% पता है कि x पॉजिटिव है, तो mod x = +x होगा। अगर हमें 100% पता है कि x 0 है तो mod x = 0 होगा। अगर हमको 100% पता है कि x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, हमको 100% पता है कि x नेगेटिव है, तो mod x का आंसर -x होगा। तो mod x का आंसर -x होगा। तो mod x = +x, mod x = 0, mod x = -x। ये जो तीन आंसर है मॉड्यूलस के, कहने का मेरा मतलब अब यहाँ पर मोड के अंदर का वैल्यू है ना, आप लोग इतना चेक करो, इधर मोड के अंदर जो x है, यहाँ पर मोड के अंदर x है, उधर मैं 0 पुट करूँ तो ये न्यूट्रल होगा। 0 से बिगर वैल्यू के लिए पॉजिटिव, 0 से स्मॉलर वैल्यू के लिए -x हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा बोला था, मैंने बता आप सबको बोला है कि मोड का मतलब होता है, मोड में अगर अननोन है तो जबक होगा, ऐसे मैंने आपको बोला था एक बार। मोड के अंदर अननोन है तो जबक होगा, प्लस माइनस, समझे ना। तो इसका आंसर हमें 2 मिल सकता है, एक +x + 5, अरे +x - 5 भी मिलेगा क्योंकि मोड के अंदर x - 5 में x तो अननोन है ना, समझे ना। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन में ऐसा लिख सकता हूं कि देयरफॉर fx = +x - 5 if x greater than 5, अगर x की वैल्यू 5 से बिगर है। अच्छा, fx = 0 होगा, fx = 0 if x = 0 है, एंड fx =
x माइनस 5 होगा इफ x लेस देन 5 है, समझे? तो x लेस देन 5 है। अब कहने का मतलब बता कि इधर x की वैल्यू 5 पे सेपरेट हो रही है। x की वैल्यू 5 से बिगर है तो ये fx लेना है आपको, 0 है तो ये fx लेना है, लेस देन 5 है तो ये fx लेना है, समझे ना? तो इधर हम लोगों को fx अलग-अलग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx अलग फाइंड करेंगे। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, मैंने आपको 11th में बोला था कि x टेंड्स टू 5 प्लस का मतलब होता है x ग्रेटर देन 5 होता है हमेशा। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, इसका आंसर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x ग्रेटर देन 5 है तो x माइनस 5 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट 0 है तो लिमिट को रिमूव करके वैल्यू पुट करूं तो आंसर 0 आ गया। अब एक है बका आंसर 0 आ गया। दूसरा लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, आप सबको याद रखना है बका, ये फाइनल है बका, ये थियरी है, फिक्स है कि x टेंड्स टू a माइनस हो तो x लेस देन a ही लेना है आपको। x टेंड्स टू 5 माइनस हो तो तुरंत आपको है ना ऑन द स्पॉट आपको x लेस देन 5 सोचना है। चलो fx, अब x लेस देन 5 के सामने वाला fx कौन सा है? तो x लेस देन 5 के सामने वाला fx है माइनस x माइनस 5 है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। चलो f0 x इज इक्वल टू 0 वाला जो fx है वो 0 है। अब ये तीनों आंसर कैसे मिल गए आपको? सेम मिल गए, तो तीनों सेम मिल गए, ये तीनों इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि therefore f is continuous at x is equal to 5 पे चेक किया ना हमने, so therefore f is continuous at x is equal to 5, तो f is continuous है, ये हमने चेक कर दिया। तो बता ये आपका थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखो फोर्थ नंबर में आपको प्रूव करने का है fx is equal to x raised to 8। फोर्थ नंबर भी सेम मेथड से आप लोग कर सकते આપણે છે ને કન્ટિન્યુટીમાં fx જો આપણને આવી રીતે અલગ-અલગ આપેલા હોય તો x ની જે વેલ્યુ માટે, હવે આ જે છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, x ની વેલ્યુ બોલું છું, x આપણે પહેલા x ને જોવાનો છે। मैं તમને ક્યારથી કહું છું તમને કે x ને જોવાનો છે, અને મે આ ટોટલ મેથ્સ માં એવું હોય છે x ને જોવાનો, તો x ની વેલ્યુ છે અહીંયા 5 કરતા મોટી છે, બરોબર ને, ગ્રેટર ધેન 5, અહીંયા x ની વેલ્યુ 5 લેવાની છે, સોરી મિસ્ટેક થઈ છે ખાલી લખવા, x is equal to 5, પછી અહીંયા x less than 5 છે, ઓકે, x ની કિંમત, x ની વેલ્યુ 5 કરતા નાની છે, તો x ની કિંમત 5 કરતા મોટી હોય, 5 હોય અને 5 કરતા નાની હોય તો એના fx આ જુદા જુદા છે, 3 fx છે, આ જો 1 2 ને 1 2 3 fx, તો અહીંયા તમારે આ પાછળ પ્લસ વાળું રાઈટ હેન્ડ લિમિટ, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને f5 તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું થશે જો તમને fx અલગ-અલગ આપેલા હોય, અને fx જો તમને એક જ આપેલો હોય તો તમારે રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અને લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અલગ-અલગ નહીં ફાઇન્ડ કરવાની, કોમન ફાઇન્ડ કરવાની, ઓકે। 7 નંબર લઈએ, ચલો, fx is equal to mod x plus 3 છે, mod x plus 3 minus 2x 6x plus 2, તો ટોટલ 3 fx અહીંયા છે, બોલો ટોટલ અહીંયા કેટલા fx છે બકા? 3fx છે। अच्छा, અહીંયા આપણને આપેલી છે if x less or equal -3 છે, if -3 less than x less than 3 છે, if x greater than or equal 3 છે, તો અહીંયા બકા તમે જોઈ શકો છો -3 આગળ આ fx અલગ પડ્યા, તમને એવું હોય તો નંબર લાઈન ડ્રો કરીને બતાવો, જો x ની કિંમત -3, x ની વેલ્યુ -3 કરતા નાની આ બાજુ થશે, चलो -3 અહીંયા થશે, પછી -3 લેસ ધેન x લેસ ધેન 3 એ અહીંયા બંનેના વચ્ચે થશે x ની વેલ્યુ, ચલો x ની વેલ્યુ અહીંયા 3 છે તો અહીંયા શું થશે? ગ્રેટર ધેન 3 થશે। હવે તમે જોઈ લો કે x ની વેલ્યુ લેસ ધેન 3 હોય, લેસ ધેન -3 હોય, એ fx આપણને આ આપેલો છે mod x plus 3, x ની કિંમત -3 કરતા x ની વેલ્યુ નાની હોય તો mod x plus 3 છે, -3 અને 3 ના વચ્ચે હોય તો
-2x છે ગ્રેટર ધેન 3 હોય તો 6x + 2 છે. ચલો હવે બકા આપણે -3 અને 3 થી આ fx સેપરેટ થાય છે, જો અલગ પડે છે તો કા -3 કરતા સ્મોલર માટે |x + 3 છે fx, પછી -3 કરતા મોટું હોય તો -2x છે બકા. તો બંને fx આ જુદા જુદા છે કે નહીં? તો fx કયા પોઈન્ટે જુદા પડે છે, સેપરેટ થાય છે? -3 પર થાય છે અને 3 પર થાય છે. એ તમને અહીંથી ડાયરેક્ટ પણ ખબર પડી જશે. જો -3 પર થાય છે અને 3 પર થાય છે, ઓકે, તો અહીંયા છૂટા પડે છે fx, એટલે આપણે અહીંયા આ પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુટી અને ડિસકન્ટિન્યુટી ચેક થશે. બરાબર છે? આ ફાઇનલ છે, આ ફિક્સ રૂલ છે. -3 અને 3 આગળ ચેક કરીશું આપણે. તો હવે -3 આગળ પહેલા ચેક કરવી હોય તો કાલે મેં કન્ડિશન આપી, તમને શરતો આપી. શું કન્ડિશન આપી હતી બોલો? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -3 + fx આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું. પછી બોલો બીજું લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -3 - fx ફાઇન્ડ કરવાનું. f -3 ફાઇન્ડ કરવાનું. ચલો હવે 11th માં તમારે લિમિટ ચેપ્ટર આવતું હતું. એમાં લિમિટના બે ટાઈપ આવે છે. લિમિટના 2 ટાઈપ્સ છે. એક રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અને બીજું લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ. જો પાછળ પ્લસ હોય તો એને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ કહેવામાં આવે છે અને પાછળ માઈનસ હોય તો એને લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ કહેવામાં આવે છે. તો હવે એક રાઈટ હેન્ડ લિમિટ હોય તો x ગ્રેટર ધેન -3 થાય. હવે આ પ્લસ હોય તો x ની વેલ્યુ -3 કરતા મોટી થાય. તો હવે -3 કરતા મોટી વેલ્યુનો fx કયો છે? કયો છે? -2x છે. ચલો હવે આ સમ છે લિમિટનો. લિમિટમાં મેં તમને મેથડ આપી હતી કે જો લક્ષમાં લિમિટમાં ડિનોમિનેટર નોટ 0, છેદ શૂન્ય ના હોય, છાસ નહીં તો લક્ષ પૂરું. બરાબર છે? એટલે અહીંયા આપણે આનું લક્ષ્ય પૂરું કરી દઈશું. એટલે લિમિટને રિમૂવ કરીને વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ તો આપણને +6 આન્સર મળે છે. ચલો હવે આગળ વધું તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -3 તો x લેસ ધેન -3 થાય. x લેસ ધેન -3 વાળો fx આપણી પાસે છે |x + 3. અહીંયા પણ બકા ડિનોમિનેટર છેદ શૂન્ય, ડિનોમિનેટર નોટ 0 છે એટલે x ની વેલ્યુ -3 આપણે પુટ કરી દઈએ તો -3 નો મોડ શું થઈ જાય? વેલ્યુ પુટ કરીએ તો +3 એટલે +3 એટલે 6 આન્સર મળશે. ચલો f -3 તો x -3 અહીંયા છે, એની અંદર પણ વેલ્યુ પુટ કરી દઉં તો આન્સર શું મળે છે? 6. બોલો આ ત્રણે કેવા મળે છે આપણને? ઓલ ધ 3 આર ઇક્વલ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -3 fx is equal to limit x tends to -3 - fx is equal to f -3. ત્રણે ઇક્વલ છે. all the three are equal, hence we can say f is continuous at x is equal to -3. in the same way similarly you can check the continuity at x is equal to 3. okay, बोलो उसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 3 + fx फाइंड करना है. लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx फाइंड करना है. 3 प्लस में ये वाला आएगा 6x + 2 fx जो है वो. 3 माइनस में कौन सा fx लिखना है आपको? -2x. ने f3 में कौन सा लिखना है? तो इधर देख लो बता. देखो यहाँ पर लेस और इक्वल था, इस तरह से यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल है तो x = 3 वाला ये होगा. समझे कि नहीं? फिर वो तीनों का आंसर मिल गया. बाद में अगर तीनों इक्वल हैं तो कंटीन्यूअस, नहीं है तो डिसकंटीन्यूअस होगा. ओके, तो इन द सेम वे यू कैन डू द ऑल द सम्स अप टू 18 नंबर. ओके.